हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में। मैं हूं पीके सिंह और मेरा चैनल का नाम है पीके सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रो देंगे और उसमें क्या क्या पढ़ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, अगर सिंपल टर्म में हम कहें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जो इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी बताता है। कौन सा एनर्जी? तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको क्या बताएगा? तो ये आपको बताएगा इंटर कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि अगर हम कहें तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो ही बात हमें सीखना है मुख्य रूप से, हाउ टू चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने के लिए, तो इसे के लिए हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल, या उसी का कहीं कहीं पे नाम लिखा हुआ मिलेगा वोलेटिक सेल। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करने की बात करेंगे तो उसके लिए हमें जो सेल पढ़ना होगा उस सेल का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उस प्रोसेस का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हो गया बात? अच्छा, ओवरऑल बच्चों अगर हम पूरे इस चैप्टर में बात करें तो बहुत सारे पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो कुछ पॉइंट हम लगभग यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल या इसी को कहते हैं वोलेटिक सेल। चलिए, दूसरा हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, और पढ़ना होगा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। मतलब कि ये सभी पढ़ना होगा, ये भी और ये भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन एंड रिलेशन विथ केसी एंड डेल्टा जी। यानी कि एक नस्ट इक्वेशन होता है और उसका एक रिलेशन हमें पढ़ना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। चलो ठीक है, ये भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो नस्ट इक्वेशन के बाद हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइसिस आप पढ़ लेंगे बच्चों, तब जाकर आपको पढ़ना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसका नाम होगा फ्राडे लॉ। फिर आपको पढ़ना होगा कंडक्टिविटी या फिर आपको पढ़ना होगा कंडक्टेंस। परेशान नहीं होना है, हम आपको सिर्फ कंटेंट लिख रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। चलिए, ऊपर वाला तो आप लिख ही चुके होंगे। इसके अलावा भी हमें पढ़ना होगा एक लॉ होता है कुलराउस लॉ। कौन सा लॉ? इसको क्या करते हैं? कुलराउस लॉ। उसके बाद इसके बाद आपको पढ़ना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, कमर्शियल सेल। अब कमर्शियल सेल में हमें पढ़ना होगा सबसे पहले जो होगा ड्राई सेल के बाद एक और सेल होता है जिसको कहते हैं लीड स्टोरेज सेल, और एक और होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल, और इसके बाद एक और पढ़ना होता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिजन, यानी कि जंग वगैरह कैसे लगता है। तो ये ओवरऑल हमारा कंटेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे और ठीक हम यहां से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन डिस्कस करने के लिए। चलिए ठीक है, चलो हो गया होगा।
अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस गैल्वेनिक सेल मींस वोलेटिक सेल। लेकिन इन सेल के बारे में जानने से पहले हमें कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था कि ये कहानी कहां से शुरू हुआ था, थोड़ा वहां से चलेंगे ज्यादा फील आएगा। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था कि एक कंटेनर लिया गया था, ध्यान यहां रखना बेटा, उधर उधर नहीं। तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक कंटेनर लिया गया था और इस कंटेनर में सॉल्यूशन रखा गया था कॉपर सल्फेट का, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। और जो अगर इनऑर्गेनिक पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि जो हमारा CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसका कलर जो होता है ब्लू होता है। ठीक है, तो एक कंटेनर लिए, कंटेनर के अंदर कौन सा सॉल्यूशन रखे, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है ब्लू। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में हमने एक रॉड डाला बच्चों, क्या डाला, एक रॉड। रॉड तो समझते हो, किसका रॉड डाला इसमें, तो जिंक का रॉड डाला। किसका रॉड डाला, जिंक का रॉड डाला। और इसको रहने दिया ऐसे ही कुछ देर तक, तो 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, मतलब कुछ समय बाद जब हम देखें तो क्या मिला हमको, यहां समझो, जब हम इसको कुछ समय बाद देखें तो ये पाया गया कि द मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज। इस सॉल्यूशन में जिंक का मास क्या हो रहा है, घट रहा है। अब जिंक का मास घट रहा है मतलब जिंक का कहीं ना कहीं जो होगा, जिंक जो होगा जा रहा है। अब जिंक जाने का 2 ही रास्ता है बच्चों, अगर हम इसको हीट करें बहुत ज्यादा, हो सकता है कि जिंक वेपर बनकर बाहर निकल जाए, तो हीट तो हम कर नहीं रहे, यानी कि पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि ये जिंक जो है ये CuSO4 के साथ रिएक्ट कर जाए और रिएक्ट करके धीरे धीरे इसके अंदर क्या होने लगे, घुलने लगे। तो दूसरा ही ऑप्शन हो रहा है, जिंक जो होगा धीरे धीरे किसके अंदर घुल रहा है, सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जिंक जो है यहां पर Zn+2 के फॉर्म में टूट टूट के इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब जरा सोचो कि जिंक से Zn+2 पे जाकर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Zn से पहुंच रहा है Zn+2 पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो पिछला वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा हम हिंट किए थे कि किसको ऑक्सीडेशन और किसको रिडक्शन करते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा ये देखा गया कि जो ये कलर ब्लू है ये धीरे धीरे फेड हो रहा है। फेड होने का मतलब ब्लू कलर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और समाप्त होकर वो कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है रेडिश ब्राउन में, यानी कि द ब्लू कलर ऑफ aqueous CuSO4 solution faded and turns into reddish brown। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ध्यान से, जब ये ब्लू कलर था तो कॉपर यहाँ पे +2 था, क्योंकि जब CuSO4 है तो CuSO4 पे कॉपर तोड़ेगा तो कॉपर पर क्या था, +2 चार्ज। तो सीधे हम कहते हैं कि जब कॉपर +2 था तो क्या था, ब्लू था। लेकिन अब ये ब्लू नहीं रहा, कुछ समय बाद ब्लू से क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। अब कॉपर का कलर कब रेडिश ब्राउन होता है, जब एक्वस होता है कि सॉलिड होता है, तो सॉलिड होता है। जैसे आपके घर में जो कॉपर का कोई बर्तन है, जो तांबे का जो बर्तन है, वो प्योर सॉलिड स्टेट में और उसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है। इसका मतलब ये हुआ जो कॉपर पहले Cu+2 था, जो ब्लू था, अब जो होगा वो कॉपर क्या बन चुका है, सॉलिड बन चुका है। और यहां पर इसका कलर क्या था, ये एक्वस जब था तब क्या कहानी है, अब ये क्या हो चुका है, रेडिश ब्राउन हो रहा है। क्या हो गया, रेडिश ब्राउन। अच्छा, दूसरी बात ये हुआ कि ये जो घटना हुआ ओवरऑल, ये अपने आप हुआ या इसके लिए हमें कुछ करना पड़ा, तो ये अपने आप हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जिंक का रॉड डाला, तो ये सारा घटना हो गया। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा, यानी कि अपने आप हुआ। और दुनिया का ऐसा कोई घटना जो स्वतः हो, जो सेल्फ हो, हम उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कहते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें हो क्या रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu+2 से Cu गया, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जरा याद करने का कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई सिस्टम
या ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें एक हाथ से ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे हाथ से रिडक्शन हो रहा है, तो घटना क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यानी कि इसके अंदर बच्चों ऑक्सीडेशन भी हुआ और साथ ही साथ रिडक्शन भी हुआ। और ऐसा कोई भी घटना जहां पे दोनों एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, हम उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड। चलो ठीक है। इसके बाद यदि कोई भी रिएक्शन होता है तो या तो कुछ एनर्जी को लूज करता है या एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। तो यहां भी पहले थर्मोमीटर डाला गया था एक्सपेरिमेंट के पहले, और एक्सपेरिमेंट के बाद भी जब थर्मोमीटर डालकर चेक किया गया तो पाया गया कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया है। और सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मीनिंग हुआ कि ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, वो हीट को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड एंड हीट इज रिलीजेज। ठीक है, या हम कह सकते हैं हीट के जगह पर एनर्जी इज रिलीजेज। अब देखो, तो ये पूरे प्रोसेस में रिएक्शन के द्वारा एनर्जी तो रिलीज हुआ, लेकिन उस एनर्जी का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस एनर्जी का यूज कर दें तो यही एनर्जी चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। उस रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर हो गया बात? तो यहां भी वही घटना होने वाला है। इस तरह के सेटअप में हमारे पास क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन जब होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और वो जो एनर्जी हमको मिलेगा उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसी डिवाइस के सहारे, किसी मशीन के सहारे, किसी यंत्र के सहारे। उसी डिवाइस, उसी मशीन का नाम हम लोग क्या देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरे शब्द में गैल्वेनिक सेल, या तीसरे शब्द में उसी को कहते हैं वोलेटिक सेल। क्लियर? पॉज करके नोट करेंगे। चलिए, हो गया। अब यहां से आप हेडिंग लगा लो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख लेंगे, इट इज द डिवाइस which is converted, it is the device which is converted the chemical energy into electrical energy by help of spontaneous redox reaction। चलिए ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस, एक मशीन है जिसका काम है केमिकल एनर्जी को चेंज करना, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बाय द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब आगे इसको नोट करने के बाद आप हेडिंग लगाएंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हेडिंग लगाइएगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए, तो पॉइंट दर पॉइंट आप नोट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, इट हैज टू सेपरेट कंपार्टमेंट। इट हैज टू सेपरेट कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, दो अलग अलग डब्बा होता है। चलिए, each compartment filled with different electrolytic aqueous solution। दो सेपरेट डब्बा है और प्रत्येक डब्बा में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। जैसे पहले में कॉपर सल्फेट है तो दूसरे में हो सकता है आयरन सल्फेट हो, पहले में सिल्वर का सॉल्यूशन हो तो दूसरे में हो सकता है जिंक का सॉल्यूशन हो। यानी दोनों डब्बा में अलग अलग सॉल्यूशन रखना है। चलिए ठीक है।
उसके बाद इस सॉल्यूशन हैव metal rod which is known as electrode। प्रत्येक सॉल्यूशन में मेटल का रॉड होगा, उस मेटल के रॉड को क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड कहेंगे। अभी पेशेंस रखो, पहले लिख लेना है सही पॉइंट को और फिर जब समझाएंगे तो एक लाइन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसलिए बी पेशेंस। इसके बाद हमसे कहा गया कि और क्या होता है भाई इसमें, तो इसमें हम लोग कहेंगे लेफ्ट कंपार्टमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ और निगेटिव हाफ कंपार्टमेंट। जैसे कि दो कंपार्टमेंट है ना, तो एक को लेफ्ट रखा जाता है, दूसरे को राइट। जो लेफ्ट कंपार्टमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ कंपार्टमेंट या निगेटिव हाफ कंपार्टमेंट, ठीक है? इसके बाद राइट कंपार्टमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ कंपार्टमेंट। रिडक्शन हाफ या इसको कह सकते हैं पॉजिटिव हाफ कंपार्टमेंट। तो लेफ्ट वाला को कहेंगे ऑक्सीडेशन एंड निगेटिव हाफ कंपार्टमेंट, राइट वाला को पॉजिटिव एंड रिडक्शन हाफ कंपार्टमेंट। हो गया। इसके बाद और इसमें क्या होता है, हाँ, तो इसमें लिखेंगे द रॉड का मतलब यहां पे हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। द रॉड यानी कि इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन लेफ्ट कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एनोड। लेफ्ट कंपार्टमेंट में जो मेटल का रॉड है उससे क्या कहेंगे? एनोड। एंड राइट कंपार्टमेंट इज कॉल्ड कैथोड। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? जो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट के सॉल्यूशन में मेटल का रॉड है उसे एनोड, और जो राइट वाला कंपार्टमेंट में है उसे क्या कहना है? कैथोड। क्लियर हो गया? चलो पॉज करके नोट करो जल्दी से इतना। चलो हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है। एट एनोड ऑक्सीडेशन एंड एट कैथोड रिडक्शन ऑकर्स। चलो ठीक है, जो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन होगा और जो मेरा कैथोड है वहां पर क्या होगा? अरे होए, रिडक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो होगा कि नहीं होगा बाद में बताना, पहले समझो। उसके बाद एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अब जरा बताओ, एनोड बोले तो क्या पॉजिटिव? नहीं, एनोड जिसे हम यहां पे कहेंगे उसे निगेटिव, और कैथोड जिसे हम इसे कहेंगे पॉजिटिव। उल्टा होगा, फिजिक्स वाले के जस्ट उल्टा। तो यहां पर एनोड जो होगा वो हमारे लिए निगेटिव होगा, और जो हमारा कैथोड होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एक और लास्ट पॉइंट, नहीं एक्चुअली में दो पॉइंट और। बाय एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लो। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? बोलो, अरे बोल ना। करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होता है? अपोजिट होता है ना। तो बाय एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इट मीन्स दैट करंट विल बी फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लो कैथोड टू एनोड। चलो ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। बोलो। इसके बाद एक और घटना कि लेफ्ट कंपार्टमेंट and right compartment, left compartment and right compartment are connected by
इन्वर्टेड, आगे बताएंगे सब कुछ एक एक लाइन डील करेंगे, टेंशन नहीं लेना बेटा, एक एक लाइन डील करेंगे, पहले लिख लेंगे इन्वर्टेड यू ट्यूब विच इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। चलो, जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ कंपार्टमेंट है, यानी कि जो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ कंपार्टमेंट है, वो दोनों किससे जुड़े होते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। जल्दी से पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलो, हो गया, नोट हो गया। अब बच्चों समय है एक एक पॉइंट समझने के लिए, बहुत सारा जब लिखा होगा तो एक पेज हो गया होगा। अब दिमाग में टेंशन पाल लिया कि आप समझेंगे कैसे, तो टेंशन नहीं लेना जब तक हमें बेटा आपको एक एक लाइन समझाते हैं। आइए देखते हैं। हमने कहा था कि आपको दो सेपरेट कंपार्टमेंट लेना है, जिसमें एक को लेफ्ट रखना है और दूसरे को राइट रखना है। तो लीजिए, हमने दो सेपरेट कंपार्टमेंट लिया, एक को लेफ्ट रखा, दूसरे को राइट रखा, पहली बात। दूसरी बात, हमसे कहा गया था कि दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन होंगे, लेकिन दोनों सेम नहीं, डिफरेंट होंगे। ये बात आप पढ़िए, लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम मान लेते हैं कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो इसमें हमें जिंक सल्फेट लेना पड़ेगा, या इसमें जो होगा आयरन सल्फेट लेते हैं, तो हो सकता है इसमें सिल्वर का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। यानी कि दोनों कंपार्टमेंट में डिफरेंट आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। तो चलिए हम फर्स्ट में लेते हैं ZnSO4 का सॉल्यूशन। तो ये हमारे लिए है ZnSO4, और जो हमारा राइट कंपार्टमेंट है बच्चों, उसमें हम लेते हैं CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है। फिर कहा गया था कि दोनों कंपार्टमेंट में मेटल का रॉड डालिए, दोनों सॉल्यूशन में मेटल का क्या डालिए, रॉड। यहां पर एक बहुत ही टेक्निकल बात है कि जिसका यहाँ पे मेटल होगा उसी का यहाँ पे रॉड डालना। जैसे जिंक सल्फेट है, यानी कि यहाँ पे मेटल कौन है, जिंक, तो यहाँ पे जो रॉड हम डालेंगे बच्चों, वो किसका डालेंगे, जिंक का। अगर तू यहाँ पे अपने मन से कोई मेटल ले लेगा तो मन का मर्जी मत करना, मन का मर्जी करेगा ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो मेटल होगा वही यहाँ पे रॉड होना चाहिए। ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पर कौन सा रॉड डालें, बताओ तो समझदार हो गया, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे हम डालेंगे किसका रॉड, कॉपर का रॉड। तो ये Cu का रॉड है और ये हमारे लिए जिंक का रॉड है। चलो, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या कहा गया था कि ये जो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट है, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ कंपार्टमेंट कहते हैं, और जो राइट वाला कंपार्टमेंट है, इसे रिडक्शन हाफ कंपार्टमेंट कहते हैं। तो बात सीधी है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और इधर रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, तो ऑक्सीडेशन जहां पे होगा उसे एनोड कहना है, और रिडक्शन जहां पे होगा उसे कैथोड कहना है। फिर से रिपीट करते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहना है, और जहां पे रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहना है। तो लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ये वाला जो जिंक वाला है रॉड, ये हमारे लिए एनोड का काम करेगा, और जो कॉपर वाला है ये हमारे लिए कैथोड का काम करेगा। जो एनोड होगा वो निगेटिव टर्मिनल होगा, जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और कैथोड पर होगा रिडक्शन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जाने के लिए तैयार है और ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो अगर हम यहां पे एक एक्सटर्नल वायर लगा दे बच्चों, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो ठीक इसके अपोजिट किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट इसके अपोजिट चलेगा। क्लियर हो गया। लास्ट में एक पॉइंट और कहा गया कि जो आपके लेफ्ट हाफ और जो राइट हाफ कंपार्टमेंट है, इस दोनों को जोड़ा गया है इन्वर्टेड यू ट्यूब से। अब देखो, हम इसको यू कहते हैं ना, इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, ये उल्टा यू, तो इस दोनों को जोड़ दो उल्टा यू से, तो इन्वर्टेड यू ट्यूब। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब का नाम क्या है बच्चों, जिसका अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक जेल है, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है इसका, सॉल्ट ब्रिज। यही तो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया बात। अच्छा, ये जो इधर वाला है हमारे जो लेफ्ट में है, इसको हम लोग तीन नाम दे सकते हैं, लेफ्ट हाफ कंपार्टमेंट, ऑक्सीडेशन हाफ कंपार्टमेंट, या निगेटिव हाफ कंपार्टमेंट।
इसको भी हम तीनों में से कोई एक कह सकते हैं, राइट हाफ कंपार्टमेंट, रिडक्शन कंपार्टमेंट, पॉजिटिव कंपार्टमेंट। क्लियर हो गया बात? चलो ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन। आप पॉज करेंगे और पॉज करके नोट करेंगे जल्दी से। चलो हो गया, पॉज करके नोट हो गया। लास्ट टाइम आपको एक बार समझा देते हैं। कितने कंपार्टमेंट चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। दोनों कंपार्टमेंट में क्या करना है? एक एक सॉल्यूशन रखना। दोनों सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद दोनों में एक एक रॉड डालना है, ठीक है। लेफ्ट वाला जो रॉड होगा उसे एनोड मानना, ये कन्वेंशन है। राइट वाला जो होता है वो क्या होता है? कैथोड। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला में ऑक्सीडेशन कराते हैं और ऑक्सीडेशन ही एनोड होगा, और राइट वाला में क्या कराते हैं? रिडक्शन, और रिडक्शन ही कैथोड होगा। जो हमारा एनोड होगा निगेटिव टर्मिनल, जो हमारा कैथोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया? एनोड पर ऑक्सीडेशन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, कैथोड पर रिडक्शन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड, तो करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट कैथोड से एनोड। और ये जो दोनों कंपार्टमेंट है इसको जोड़ने वाला उल्टा यू ट्यूब है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है, यू ट्यूब नहीं यू ट्यूब है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो कि इसमें सॉल्यूशन हम कर देते हैं FeSO4 का। मान लो थोड़ा देर के लिए ये सॉल्यूशन अगर FeSO4 का है तो यहाँ पे जो रॉड होता है जिंक में किसका हो जाता है? Fe का। मान लो कि यहाँ पे हम कर देते हैं, सपोज करो कि NiSO4 का, या सपोज हम कर दिए PbSO4 का। इसका कर दिए PbSO4 का सॉल्यूशन। अब ये जो रॉड रहेगा क्या कॉपर करेगा कि Pb का? तो Pb का। चलो ठीक है, समझ गया बात। तो ये था किसका? CuSO4, और ये किसका था? ZnSO4। अच्छा, दूसरी बात बच्चों कि ये तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब कि केमिकल एनर्जी चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन ये कब पॉसिबल है? तो जब इस पूरे सेट के अंदर क्या कंप्लीट हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। तो देख लो, इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा है, दोनों मिल गया एक साथ तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और वही रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी चेंज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हम उसको कह देंगे क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है? जरा ध्यान से देखना। एट एनोड, तो एनोड पर हो रहा है Zn से कहा जा रहा है? Zn2 प्लस एक्वस, या ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन 2 लूज किया। और एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो Cu2 प्लस से कहा गया? Cu, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक्सेप्ट किया। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों को ऐड करने में। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होता और यहाँ पर 2, तब इस दोनों को ऐड नहीं करते। तब क्या करते? तो पहले इसमें 2 से गुना करते और फिर इसमें 3 से गुना करते, और तब इसके बाद इस रिएक्शन को ऐड करते, तब जाकर हमारा सही रिडॉक्स रिएक्शन मिलता। जो रिडॉक्स रिएक्शन करे वो समझ रहे हैं अच्छे से, और जो नहीं पढ़े हैं अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम दिखाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो कैसे आपको दोनों को ऐड करना है। फिलहाल यहाँ दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, 2 ही लूज किया है और 2 ही गेन किया है, तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेगा तो Zn Cu प्लस 2 एक्वस, Zn प्लस 2 एक्वस और प्लस Cu सॉलिड, यहाँ भी जिंक क्या है? सॉलिड। चलो ठीक है, तो यही रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, और इसके लिए हम इसको क्या नाम दिए? रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे दिमाग से निकल रहा था, हाँ, आपका जो एनसीईआरटी है वो एक सेल के बारे में चर्चा करता है। एनसीईआरटी एक सेल के बारे में चर्चा करता है। उस सेल का नाम जानते हो क्या? डैनियल सेल। किसके बारे में चर्चा करता है बच्चों? डैनियल सेल। शायद स्पेलिंग यही होता है, चेक कर लेना। डैनियल सेल, देखो डैनियल सेल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही डैनियल सेल कहते हैं, या उसी को तुम कह सकता है वोलेटिक सेल, या उसी को कह सकता है गैल्वेनिक सेल। तो डैनियल सेल नया कुछ नहीं है। डैनियल सेल इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मीन्स गैल्वेनिक सेल, मीन्स वोलेटिक सेल। तो फिर इसका नेम डिफरेंट क्यों हुआ? तो देखो, जब हम जिंक को एनोड बनाएंगे और कॉपर को कैथोड बनाएंगे, जिंक को एनोड बनाएंगे और कॉपर को कैथोड बनाएंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उस सेल का स्पेशल नेमिंग क्या है बच्चों? डैनियल सेल।
जिसका जो सेल पोटेंशियल होता है ई सेल 1.10 वोल्ट होता है, ये याद रख सकता है। यानी कि हम जो तुम्हारे सामने जो सेटअप रखे हैं ना, एग्जैक्टली हम इसी को कहते हैं डैनियल सेल। बात समझ रहा है ना? तो डैनियल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है। तो जितना सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में काम होगा उतना सारा काम डैनियल सेल में होगा। तो फिर नाम इसका स्पेशल क्यों पड़ा, गैल्वेनिक सेल क्यों नहीं कहे? तो गैल्वेनिक सेल नहीं इसलिए कहे कि हाँ चलो ठीक है, इस चैप्टर में इतना सारा टॉपिक है तो उसमें से एक टॉपिक का नाम है। ठीक उसी तरह से गैल्वेनिक सेल का हजारों सेट बन सकता है। मान लो कि यहाँ पर जिंक और कॉपर है, हो सकता है जिंक और आयरन से बन जाए, हो सकता है कॉपर और लेड से बन जाए, हो सकता है टीन और लेड से बन जाए, हो सकता है सिल्वर और गोल्ड से बन जाए। तो हजारों सेट बन सकते हैं। बात समझ में आया? तो उसी सेट में से अगर हम बनाए एक सेट किसका, जिंक और कॉपर का, तो उसी का नाम क्या दे देंगे, डैनियल सेल। ये डैनियल सेल कोई नया चीज नहीं है, नोट कर लेंगे। चलो इसके बाद बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। या पूछा जाता है कि व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो ध्यान से देखो, तुमने देखा कि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जरा ध्यान से समझना, बहुत क्रूशियल होता है कंसेप्ट। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर हुआ ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो कौन चार्ज बढ़ेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़े वो भी समझ सकते हैं कि एनोड पे हमने कहा था कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो कौन चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर दूसरा चीज देखो कि कैथोड पर क्या हो रहा है, तो हमसे कहा गया कैथोड पर क्या हो रहा है, तो रिडक्शन। और रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ता, पॉजिटिव चार्ज कम होता है, मीन्स निगेटिव चार्ज बढ़ता है। तो रिडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस पूरे सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या यहाँ पे बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बहुत सारा इस सॉल्यूशन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इधर जो होगा रिडक्शन हो रहा है तो इधर क्या सब एक्यूमुलेट होने लगेगा, निगेटिव चार्ज। क्या होने लगेगा, निगेटिव चार्ज। अब समझना बात को, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे यहां बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, यहां बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। तुम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड से कैथोड। आखिर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड क्यों जा रहा है, क्योंकि जो एनोड है वो निगेटिव है, और जो कैथोड है वो कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव है। देखो एनोड को क्या माने हैं, निगेटिव, कैथोड को क्या माने थे, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर से किधर, माइनस से प्लस क्यू। कोई डाउट है क्या, इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस से किधर, प्लस क्यू। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पे प्लस मिल जाए, यहीं पे, तो इधर भागेगा, कितना दूर जाएगा, तो इधर भाग जाएगा ना। ये तो समझ में आ रहा है। ये जो माइनस चार्ज है ये इतना दूर जा रहा है प्लस के पास, और यही माइनस चार्ज इतना दूर आना पड़ रहा है। इधर जल्दी है ना, डिस्टेंस कम हुआ तो जल्दी यहां पे पहुंच जाएगा। तो ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो जाना चाह रहा है कैथोड की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को यहां जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है, क्या जाने देगा, नहीं जाने देगा। फिर से समझो, यहां पर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज सब मिलकर यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने देगा कि वापस खींच लेगा, तो खींच लेगा। अच्छा, दूसरा, 2-4 इलेक्ट्रॉन छुप के जबरदस्ती यहां तक पहुंचा। अब जैसे यहां इलेक्ट्रॉन आया, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, तो पहले से ही बहुत सारा माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने देगा कि वापस भेज देगा, तो वापस भेज देगा, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर ऑलरेडी क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और इतना सारा निगेटिव जमा हुआ है यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया निगेटिव चार्ज के साथ, ये सारा निगेटिव मिलकर उसको क्या कर देगा, वापस भेज देगा। तो ओवरऑल क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड नहीं पहुंच पाया, और एनोड अगर इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड नहीं पहुंच पाया तो क्या करंट का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो हमारा समस्या क्या है, तो हमारा समस्या ये है कि यहां पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है। यही दोनों मिलकर
इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड नहीं जाने दे रहे हैं, जिस कारण करंट कैथोड से एनोड नहीं आ रहा है। अगर हम किसी भी तरीके से ये एक्स्ट्रा प्लस और माइनस को न्यूट्रलाइज कर दें तो फिर से इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने लगेगा एनोड से कैथोड, और करंट कैथोड से एनोड आने लगेगा। अब हटेगा कैसे? तो हम इसके लिए अब लेकर आएंगे सॉल्ट ब्रिज। इसको लेकर आएंगे सॉल्ट ब्रिज। अब हमें जरूरत महसूस होगा सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या कहा था कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक जेल है, तो मान लेते हैं कि इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक जेल रखा KCl। क्या रखा? KCl। अब ये जेल है, मतलब कि थोड़ा सा लिक्विड टाइप का है, पूरा ना सॉलिड है ना लिक्विड है, जेल टाइप का। जेल समझते हो ना, बाल वगैरह में जो लगाते हैं उस टाइप का जेल है। तो जब ये टूटेगा तो K प्लस बनाएगा और ये क्या बनाएगा? Cl माइनस। अब देखो, प्लस किसको खत्म कर सकता है? माइनस को। और माइनस किसको खत्म कर सकता है? प्लस को। तो ये जैसे ही हम इसको उठाकर जब हम यहाँ पे पुट किए तो मान लो कि हमारे लिए K प्लस और Cl माइनस हुआ। अब K प्लस जो होगा कहां भागेगा? कैथोड पे। और Cl माइनस कहां भागेगा? एनोड पे। अब ये जो Cl माइनस है ये सभी एक्स्ट्रा प्लस को खत्म कर देगा, और ये जो K प्लस है ये सभी एक्स्ट्रा माइनस को खत्म कर देगा। और जैसे ही एक्स्ट्रा प्लस और माइनस खत्म होगा एनोड और कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन पुनः दौड़ने लगेगा एनोड से कैथोड, और करंट कहां से कहां लगेगा? कैथोड टू एनोड। बात समझ में आया? तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है कि एनोड पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। बात समझ में आया? और जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, करंट यहां से यहां आएगा, यानी करंट का फ्लो होने लगेगा। और जहां करंट का फ्लो होता है हम उसे कहते हैं सर्किट को कंप्लीट करना। और तीसरा एक और चीज होता है इसका, लिक्विड लिक्विड कंजक्शन को या जंक्शन को न्यूट्रलाइज करना, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो होगा यहाँ पे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में पहला पॉइंट क्या लिखेगा? तुम ये सब तो समझाने के लिए है कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में पहला पॉइंट क्या लिखेगा? तो लिखना इट न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा cation at anode and extra anion at cathode। ये पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका बच्चों? सॉल्ट ब्रिज का। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इट मेंटेन द सर्किट ऑफ सेल। क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा के आयन और आयन खत्म हुआ था, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा था, करंट दौड़ने लगा, मतलब सर्किट को कंप्लीट किया। और थर्ड, इट न्यूट्रलाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन। चलो इसको नोट करो जल्दी से नोट करना। चलिए हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट हम आपको समझाते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्या है। आइए इसको भी देख लेते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन के बारे में। तो कोई भी सेल जो होता है वो एक्चुअल में दो अलग अलग डब्बा में तो कंस्ट्रक्शन होता नहीं, वो एक ही डब्बा में रहता है लेकिन सेपरेट रहता है। मतलब इस तरह से, जैसे कि ये सेल है, समझना बात को। अब इसी को इस तरह से अंदर अंदर ही क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। इधर वाला को हम कह दिए कि हमारे लिए एनोड है, और इधर जो रॉड है इसको हम लोग क्या कर दिए? कैथोड। बाकी कहानी तुम्हें समझ में आ चुका है कि जो एनोड होगा वो नेगेटिव, जो कैथोड होगा पॉजिटिव। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। अब जरा समझो, जो एनोड है यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो कौन चार्ज वहां डेवलप होने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। बताए थे ना? तो यहाँ पे जमा होने लगा पॉजिटिव चार्ज। जरा समझना ध्यान से, इधर उधर ध्यान मत लाना। अब हम समझ रहे हैं, तुम लोग परेशान हो रहा होगा, टाइम हो रहा है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के कारण क्या एक्यूमुलेट हुआ? पॉजिटिव। और इधर देखो कैथोड, कैथोड पर क्या हमने कहा था? रिडक्शन। और रिडक्शन के कारण क्या एक्यूमुलेट होगा? नेगेटिव चार्ज। चलो ठीक है, तो इधर नेगेटिव चार्ज, माइनस माइनस माइनस। अब जरा समझना इसको, अगर हमारे पास दो प्लेट हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पढ़ा होगा कैपेसिटर वगैरह में, तो बताओ इस दोनों के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? कहेगा कि होगा। यहां भी तो वही कंडीशन है ना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज,
एक तरफ पॉजिटिव दूसरे तरफ नेगेटिव, तो दोनों के बीच में जो गैप है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरी बात, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? तो जरा ध्यान से देखो, इधर जो पॉजिटिव है तो इधर सेल में देखो क्या है? निगेटिव। जब अंदर निगेटिव है तो सेल में क्या है? पॉजिटिव है। मतलब सपोज करो कि सेल का टोटल पोटेंशियल 6 वोल्ट है और ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं कि 2 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो सेल के द्वारा कितना पोटेंशियल हमें मिलेगा? 8 वोल्ट, 6 वोल्ट या 4 वोल्ट? तो हमें मिलेगा 4 वोल्ट, क्योंकि सेल बनाया तो 6 वोल्ट, लेकिन ये कितना अंदर वाला पोटेंशियल कितना न्यूट्रलाइज कर दिया? 2 वोल्ट। बात समझ में आया? लेकिन जैसे ही हम इसमें अगर सॉल्ट ब्रिज डाल दें, किसको उठाकर डाल दें? सॉल्ट ब्रिज को, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? एक्स्ट्रा सभी प्लस को खत्म कर देना, एक्स्ट्रा सभी माइनस को खत्म कर देना, और जैसे ही एक्स्ट्रा प्लस और एक्स्ट्रा माइनस अंदर खत्म हुए, इसका मतलब हुआ कि अब अंदर पोटेंशियल कोई नहीं है, अंदर पोटेंशियल क्या हो गया? 0। अब सेल एब्जेक्ट हमें कितना देने लगेगा? 6 वोल्ट। तो ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए ठीक है, आप यहां तक समझ चुके होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। इसका अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।